नाजरीन, ईरान और इसराइल की जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन इस जंगबंदी के बाद भी कई पेचीदगियां जन्म ले रही हैं और कई मसाइल बढ़ रहे हैं। इन पेचीदगियों और मसाइल के हल के हवाले से ख़ास तौर पर बात करने के लिए आज इस सेगमेंट में हमने दावत दी है अहमद हसन अल अरबी साहब को। थैंक यू वेरी मच अहमद साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि इसराइल के जो वज़ीर दिफा हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी फ़ौज से कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ इन्फोर्समेंट प्लान मुरतब किया जाए, क्योंकि इस जंग की वजह से ईरान कमज़ोर हालत में है। तो उस पर इस तरह की ज़रब लगाई जाए कि जिससे वो बिल्कुल बैठ जाए, ताकि उन्हें गज़ा में अपने अज़ाइम पूरे करने में मदद मिल सके। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें अगर आप मिडल ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में पूरी इक्वेशन को देखें तो इसराइल का जो एग्जिस्टेंस है मिडल ईस्ट में, उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज गारंटी करती है, और वो है उसको सपोर्ट जो वेस्ट की, ब्रिटिश एम्पायर की और अमेरिका की रही है हमेशा से। अब जब इसराइल मार्ज़े वजूद में आया तो आपको पता होगा कि जो बेल्फोर डिक्लेरेशन थी जो रॉथस्चाइल्ड्स को भेजी गई, वो बेसिकली सल्तनत बरतानिया ने भेजी थी कि हमने अपना वादा पूरा किया और हमने इसराइल का कयाम जो है वो मिडल ईस्ट में कर दिया। और कायदे आजम ने उस वक्त कहा था कि आज अगर आप ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिकन एम्पायर की सपोर्ट निकाल लें इसराइल के पीछे से, तो मैं देखता हूं ये कितनी देर तक सरवाइव कर सकती है। सो इसराइल की एग्जिस्टेंस मिडल ईस्ट के अंदर, जो कि एक मुसलमान, प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम रीजन है, वहां पे इसराइल के जेनोसिडल प्लान्स के साथ उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल रही है कि अमेरिका ऑल आउट सपोर्ट करता है इसराइल को। इसराइल ने पिछले 70 सालों में कोई जंग खुद से नहीं लड़ी, हमेशा से अमेरिकन रहे हैं। अभी जो ईरान वाली जंग हुई है उसमें भी तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 50,000, कुछ कहती हैं 80,000 के करीब अमेरिकन इसराइल में मौजूद थे जो अमेरिकन इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे थे। कभी भी इसराइल के फौजी आप नहीं देखेंगे कि बहुत दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ मैदान जंग में जाके लड़ रहे हैं। हमेशा से इसराइल के लिए अमेरिकियों ने ही खून बहाया है। हमें हमेशा से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं, अमेरिकन पावर कॉरिडोर्स हैं, चाहे कांग्रेस की, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे बराक ओबामा हो, आपने देखा होगा पिछले 70 सालों में हर अमेरिकन जो प्रीमियर रहा है वो इसराइल के साथ उसके बड़े दरीना ताल्लुकात रहे। लेकिन अब दुनिया के हालात बदल रहे हैं। अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अब चाइना भी है, रशिया भी है। अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। अमेरिका ने अपना फैलाव बहुत ज्यादा कर लिया था दुनिया में, और डोनाल्ड ट्रंप इस दफा जब इलेक्शन जीते हैं तो वो इस नारे पे जीते हैं कि मैं दुनिया के बाहर, जो अमेरिका ने अपने घर से बाहर निकल के जो जंगे अमेरिका लड़ रहा है, जो फैलाव है, मैं उसको समेटूंगा, और मेरे घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, फिलाडेल्फिया की आप गलियां देखें, ऐसे ही लगता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है। वहां पे ड्रग एडिक्शन इतनी ज्यादा है, होमलेसनेस दुनिया में जो अमेरिका के अंदर नंबर्स हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज कर, लोगों के पास घर नहीं है, खाने के लिए लोगों के पास रोटी नहीं, सुसाइड रेट्स अमेरिका में बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स अमेरिका में आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि मैं बाहर वाली जंगों से निकल के अमेरिका का जो घर है अपना, उसको मैं मजबूत करूंगा। सो अब अमेरिका पुल आउट करना चाह रहा है मिडिल ईस्ट से। तो ब्रिटिश एम्पायर की सपोर्ट पहले ही चली गई इसराइल को, अमेरिकन जो है वो अपनी सपोर्ट लेके जा रहे हैं। तो इसराइल और इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है, वो इसराइल को इस वक्त अब एक गेम चेंज हो गई है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब इक्वेशन चेंज हो गई है। अब इसराइल को अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है। चाहते तो वो यही है कि ईरान को तबाह करे, लेकिन अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें सवाल फिर ये है कि फिर अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसमें इन्फोर्समेंट प्लान कैसे बन सकता है या उस पर अमल कैसे हो सकता है? जी, बात जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि इसराइल तो यही चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ग्रेटर इसराइल बने। अगर ग्रेटर इसराइल नहीं बनता तो फिर पूरी यूरोप से एक आरामदेह माहौल से लाला के यहूदियों को एक अरब के सहरा के अंदर इन्होंने आबाद किया, एक आरामदेह माहौल से मुश्किल माहौल में लेके आए जहां पे चारों तरफ जंगे ही जंगे थी। तो उसके पीछे बयानिया क्या था, नैरेटिव क्या था? वो मजहबी बयानिया था, रिलीजियस नैरेटिव था, जो 1895 में थियोडोर हर्जल ने एक तैयार किया था, और उसने कहा था हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। तो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए इसराइल, अगर ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट निकाल दे तो कोई भी यहूदी इसराइल में नहीं रहेगा। लिहाजा उसको पूरा करने के लिए आपको ईरान को तो तोड़ना पड़ेगा। अब वो ईरान को तोड़ने के लिए जो एनफोर्समेंट प्लान्स और ओडिड यीनॉन का यीनॉन प्लान और ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट और बाल्कनाइजेशन ऑफ मिडिल ईस्ट, वो सारा कुछ तो वो कर रहे हैं, प्लान तो वो कर रहे हैं। लेकिन जब तक अमेरिका फुल फ्लेज ट्रूप्स ऑन ग्राउंड लेकर इसराइल की मदद के लिए अपनी फौजें मिडिल ईस्ट में नहीं उतारता, तब तक वो प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इसराइल खुद से ये काबिलियत रखता है कि वो इन प्लान्स को पूरा करे? नहीं।
तो इसराइल का एक अपना प्लान है, अमेरिका की एक अपनी गेम है, और मिडिल ईस्ट के अपने डायनामिक्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तब्दील होके रह गए। अच्छा, इस पर ये अब सब बताइएगा कि अमेरिकी जर्नल ने जो इंकशाफ किया है कि सबसे ज़्यादा अफसुर्दा यूरेनियम रखने वाली जो ईरानी एटमी थी साइट, उस पर तो बंकर बस्टर बम जो है वो गिराया ही नहीं गया। तो आप क्या समझते हैं, जो ये वहाँ पे थ्योरी है कि ईरान को सिर्फ चंद महीनों का नुकसान पहुँचा है, तो आपके ख्याल में क्या ईरान दोबारा फाल हो सकता है? और ऐसे में आप इस पर भी ज़रा कमेंट कर दें कि ईरान ने जो एटमी एजेंसी के सरबराह हैं उनके दौरे पे भी पाबंदी लगा दी है। ये इमरान भाई देखें, इसमें चंद महीनों का लोग कह रहे हैं कि ईरान पीछे चला गया, मुझे लगता है वो चंद महीने भी पीछे नहीं गया। जो बंकर बस्टर्स हैं उसको लेके बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अब अगर वो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स से वो तीन, वो मशहूर ज़माना जो जिस पे अमेरिकन कहते हैं कि हमने अटैक किया, और अगर वो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स है तो फिर तो कंटामिनेशन फैलनी चाहिए थी, पूरे के पूरे शहरों के अंदर उसके असरात होने चाहिए थे, चिनॉर्बेल की तरह का वाकया होना चाहिए था, वो तो छुप नहीं सकता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस सामने आ गए कि अटैक से चंद घंटे कबल इन्होंने अपने ट्रक्स लगा के सारे का सारा उसको, उनको प्लांट्स को खाली कर लिया था। ईरान का जो मीडिया था, जो ऑफिशियल मीडिया था, उसने जब जब अटैक हुआ है जो बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स के साथ, उसी वक्त उसने कह दिया था कि हमारे तो ये प्लांट्स जो हैं वो महीनों से खाली हैं। और फिर अमेरिकन जो CNN की आपने वो लीक्स देखी, उसमें आपने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ईरान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर जो B2 बॉम्बर्स के पायलट्स हैं जो वो चलाते रहे हैं, एक्स फॉर्मर, उन्होंने टेलीविजन पे आके बेतहाशा इंटरव्यूज दिए कि 6 फाइटर पायलट्स ये B2 बॉम्बर्स के साथ 3 फैसिलिटीज को इतने कम पीरियड में खत्म करना नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर, और उसके बाद जो ईरान ने फिर कतर के ऊपर एक अटैक किया जिसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो समझ में यही आता है कि ये अमेरिका और ईरान ने एक फेस सेविंग की है इस जंग को रोकने के लिए। उसमें ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है, जो इनका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, और अमेरिकन बेसिस को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। यानी आम अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि एक फिक्स मैच था जो दोनों ने मिलकर खेला सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए। जी, उसमें मैंने वैसे आपसे पहले जो बिल्डअप सारा किया, जो मिडिल ईस्ट की इक्वेशन की, वो यही थी कि इस सिचुएशन में अमेरिका जंग नहीं लड़ना चाह रहा, ईरान भी जंग नहीं लड़ना चाह रहा, इसराइल जंग करना चाह रहा है। तो आप इसको फिक्स्ड मैच एज सच नहीं कह सकते। आप ये कह सकते कि इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, और अमेरिका ने कहा कि हम, ये तो यूनिलैटरल अटैक है, हमें तो पता ही नहीं था कि अटैक कर दिया। आपको याद होगा मार्को रूबियो का यही बयान आया था। सो इसराइल इंस्टिगेट करना चाह रहा है जंग, अमेरिका उस जंग में से निकलना चाह रहा है, ईरान भी नहीं चाहता कि वो जंग लड़े। तो ये दो फोर्सेस हैं, एक प्रो वॉर एक एंटी वॉर, अमेरिका के अंदर भी मिडिल ईस्ट के अंदर भी। तो वो फोर्सेस की आपस में जंग है। एक फोर्स चाहती है कि जंग हो, एक चाहती है कि जंग ना हो। और पाकिस्तान इसके अंदर, पाकिस्तान का बहुत अहम और कलीदी किरदार है। पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ रीजनल स्टेबलाइजर। पाकिस्तान प्रो पीस जो वॉइस है उसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नया मॉडल प्रेजेंट किया है कि आप अमन की बात करके, दुश्मन को डिटर करके, रीजनल स्टेबिलिटी ला के भी दुनिया के हीरो बन सकते हैं, जिस तरह मार्का हक के बाद पाकिस्तान बने। सो आपने उसी तरह देखा कि डोनाल्ड ट्रंप या पीस की बातें कर रहे हैं, अमन की बातें कर रहे हैं। पहले उसने ईरान इसराइल की जंग रुकवाई, अब वो गाजा की जंग रुकवाने की बात करे। तो अमेरिका तो चाहता है कि मजीद जंगे इसराइल मजीद जंगे ना करे और अमेरिका उन जंगों में इसराइल का आलाकार ना बने। लेकिन इसराइल में एक फैशिस्ट, एक पागल की हुकूमत है जिसका नाम नेतन्याहू है, और उसके फैशिज्म का, उसके पागलपन का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जो चीफ रेबा है इसराइल का, उसने नेतन्याहू को कहा कि तुम आखिरी वजीर आजम हो, तुम्हारे बाद हमारा मसीहा आएगा, जिसको हम दज्जाल कहते हैं। सो वो ऑफिशियल है, टाइम्स ऑफ इसराइल में छपा है, जेरूसलम पोस्ट में छपा है। तो आप इन फैशिस्ट्स के साथ डील कर रहे हैं जो जहनी तौर पे मफलूज हैं और जो सिर्फ जेनोसिडल हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं।